गलनांक, गलन या द्रवण या पिघलना। देखिए, जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो ऊष्मा का अवशोषण करता है, यानी वो ऊष्मा को ग्रहण करता है। और ऊष्मा को ग्रहण करने से ठोस का ताप बढ़ता है। जब ठोस ऊष्मा को ग्रहण करेगा तो उसका ताप बढ़ेगा। और ठोस का ताप लगातार बढ़ाते रहने से, ताप लगातार बढ़ाते रहने से क्या होता है, एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसी स्थिति आती है कि ठोस द्रव में बदल जाता है। ठीक है, तो ठोस क्या होता है, वो द्रव में बदल जाता है। तो इस स्थिति को या इस क्रिया को, ये जो क्रिया हुई है, इस क्रिया को गलन या द्रवण या पिघलना कहते हैं। ठीक है, और वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है, क्वथनांक कहलाता है। गलनांक कहलाता है। गलनांक कहलाता है। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है, उस ताप को गलनांक कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ लेंगे। गलन या द्रवण या पिघलना क्या है? किसी ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो वो ऊष्मा का अवशोषण करता है, जिससे ठोस का ताप बढ़ता है। और लगातार गर्म करते रहने से उसका ताप लगातार बढ़ता रहता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो ठोस द्रव में बदल जाता है। इस क्रिया को गलन या द्रवण या पिघलना कहते हैं। ठीक है, गलनांक क्या है? गलनांक वह ताप है जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। गलन की व्याख्या। देखिए, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। द्रव्य, यहाँ द्रव्य है। जब हम किसी द्रव्य में क्या आता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों ही। तो जब किसी द्रव्य को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है, उनके अणुओं के मध्य की दूरी, और इस दूरी को कहते हैं अंतराअणुक स्थान। ठीक है, तो अणुओं के मध्य की दूरी भी बढ़ती है, जिससे क्या होगा, उनके अणुओं के मध्य की दूरी भी बढ़ती है। तो जब दूरी बढ़ती है तो उनके मध्य अंतराणुक आकर्षण बल घटता है। तो अंतराअणुक आकर्षण बल उनके मध्य घटता है, वो कम होने लगता है। और लगातार जब हम ठोस को गर्म करते रहेंगे या किसी द्रव्य को गर्म करते रहेंगे तो क्या होगा, तो लगातार गर्म करते रहने पर क्या होगा, अणुओं के मध्य आकर्षण बल
इतना कम हो जाएगा, यानी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, कि वे एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दूसरे से वे स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी वो गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और इस स्थिति में ही कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, ठीक है। तो ये गलन की व्याख्या है, यानी कोई ठोस द्रव में कैसे बदलता है वो हमने यहाँ पर समझा है। तो कोई ठोस द्रव में कैसे बदलता है, जब हम किसी द्रव्य, द्रव्य से मतलब होता है कोई ठोस, द्रव या गैस, है ना, ये द्रव है, ठोस ही ले लेते हैं यहाँ पर। तो जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ती है, अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ती है तो उनके मध्य अंतराणु का आकर्षण बल घटता है, और लगातार गर्म करते रहने से क्या होगा, अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत कम हो जाता है, और वो इतना कम हो जाता है कि अणु एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं, और इस अवस्था में ही ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। गलनांक पर दाब का प्रभाव। देखिए, जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है। लेकिन जब हम बर्फ को पिघालते हैं या बर्फ जब जल में परिवर्तित होता है तो आयतन में कमी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार दो अवस्थाएं बन रही हैं। पहली, वे ठोस जिनको द्रव में परिवर्तित करने पर, जिनको द्रव में परिवर्तित करने पर आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, उन पर दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर गलनांक में वृद्धि होती है, ठीक है। उनको अगर उन पर हम दाब बढ़ाएंगे तो उनके गलनांक में वृद्धि होती है, ठीक है। फिर एक बार फिर समझ लेंगे, वे ठोस जिनको द्रव में परिवर्तित करने पर आयतन बढ़ता है, यानी ठोस का आयतन कम है लेकिन जब द्रव में बदल जाते हैं तो आयतन अधिक हो जाता है, तो ऐसे ठोस पर दाब बढ़ाने पर गलनांक में वृद्धि होती है, तो उनके गलनांक में भी वृद्धि होती है। और दूसरी स्थिति क्या बनी, वे ठोस जिनको द्रव में परिवर्तित करने पर उनका आयतन घटता है, आयतन घटता है। जैसे आपने बर्फ देखा, बर्फ को जब गर्म करते हैं तो वह जल में परिवर्तित होता है, तो बर्फ का आयतन क्या आएगा, अधिक है, और जल का आयतन कम है, ठीक है। तो जब आयतन घटता है, ठीक है, तो आयतन जब घटता है तो उन पर दाब बढ़ाने पर, उन पर दाब बढ़ाने पर, यानी ऐसे ठोसों पर दाब बढ़ाने पर गलनांक में कमी होती है, उनके गलनांक में कमी होती है, ठीक है। तो ये गलनांक पर दाब का प्रभाव है। नेक्स्ट है हिमीकरण। क्या है हिमीकरण? देखिए, जब हम किसी द्रव को ठंडा करते हैं, जब किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि द्रव
जमने लगता है ना, वो जमने लगता है यानी वो ठोस में परिवर्तित होने लगता है। जैसे जल है, जल को फ्रिज में हम ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने पर क्या होता है, वो बर्फ़ में बदल जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को हिमीकरण, ठीक है, हिमीकरण या फ्रीजिंग कहते हैं। तो हिमीकरण या फ्रीजिंग क्या है, जब किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है, लगातार ठंडा करते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आती है कि द्रव जमने लगता है, और इस क्रिया को ही हिमीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे पानी है, जल, पानी को ठंडा करते रहने पर, यानी इसको हम ठंडा करते ही रहें, ऐसा नहीं कि भाई ठंडा करके छोड़ दिया, तो लगातार ठंडा करते रहने पर, तो पानी को लगातार ठंडा करते रहने से क्या होता है, वह बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण है, और ये क्रिया क्या कहलाती है, हिमीकरण। तो हिमीकरण आपको समझ में आ गया होगा।